वज़ीर-ए-आज़म ने निर्बाध क्रेडिट प्रवाह और इक़्तिसादी तरक्की तक़रीब के इख्तितामी इजलास को किया खिताब। कहा, गुज़िश्ता 6-7 बरसों में बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म से आज मुल्क का बैंकिंग सेक्टर नहायत मजबूत हालत में है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सिडनी बातचीत में ख़ास तकरीर की। कहा, यह बातचीत बहरुल काहिल और उभरती डिजिटल दुनिया में भारत के मरकज़ी किरदार को तस्लीम करती है। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने आज लेह में 1962 की जंग में शहीद हुए 114 भारतीय जवानों को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। कहा, भारत ने किसी भी दूसरे मुल्क की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की नीयत कभी नहीं रखी। मरकज़ी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने शिमला में 82वें कुल हिंद प्रिजाइडिंग अफसरान के इजलास को किया खिताब। कहा, नई नस्ल को पार्लिमानी काम से जोड़ना है ज़रूरी। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को महोबा और झांसी जिलों के करेंगे दौरा। वज़ीर-ए-आज़म आबी बहरान को दूर करने की अहम पहल के तहत महोबा में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह। आदाब, मैं हूँ फरीद आरिफ सिद्दीकी और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज निर्बाध क्रेडिट प्रवाह और इक़्तिसादी तक़रीब के इख्तितामी इजलास को खिताब किया। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण भी मौजूद थीं। यह इजलास निर्बाध क्रेडिट प्रवाह और इक़्तिसादी तरक्की के लिए मुनासिब माहौल बनाने के लिए मुनक़िद किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत ने गुज़िश्ता 6-7 बरसों में बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स किए हैं, उसकी वजह से आज मुल्क का बैंकिंग सेक्टर नहायत मजबूत हालत में है। साथियों, सरकार ने बीते 6-7 वर्षों में बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स किए, बैंकिंग सेक्टर का हर तरह से सपोर्ट किया, उस वजह से आज देश का बैंकिंग सेक्टर बहुत ही मजबूत स्थिति में है। आप भी ये महसूस करते हैं कि बैंकों की फाइनेंशियल हेल्थ अब काफी सुधरी हुई स्थिति में है। 2014 के पहले की जितनी भी परेशानियां थी, जितनी भी चुनौतियां थी, हमने एक एक करके उनके समाधान के रास्ते तलाशे हैं। हमने एनपीएस की समस्या को एड्रेस किया, बैंकों को रिकैपिटलाइज किया, उनकी ताकत को बढ़ाया। हम आईबीसी जैसे रिफॉर्म्स लाए, अनेक कानूनों में सुधार किए, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को सशक्त किया। कोरोना काल में देश में एक डेडिकेटेड स्ट्रेस एसेट मैनेजमेंट वर्टिकल का गठन भी किया गया। इन्हीं फैसलों से आज बैंकों की रिजोल्यूशन और रिकवरी बेहतर हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सिडनी बातचीत में ख़ास तकरीर की। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत में सनती तरक्की और इनकलाबी थीम पर अपने ख्यालात ज़ाहिर करते हुए बहरुल काहिल में भारत के किरदार को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह बातचीत बहरुल काहिल और उभरती डिजिटल दुनिया में भारत के मरकज़ी किरदार को तस्लीम करती है। I see this as a recognition of India's central role in the Indo-Pacific region and in the emerging digital world. It is also a tribute to the comprehensive strategic partnership between our two countries, a force of good for the region and the world. I congratulate the Sydney Dialogue for its focus on emerging critical and cyber technologies.
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत में डिजिटल इनकलाब जमहूरियत, आबादी और इक़्तिसादियात के पैमाने में पोशीदा है। भारत में गाँव को इंटरनेट की कनेक्टिविटी से भी जोड़ा जा रहा है। We are building the world's most extensive public information infrastructure. Over 1.3 billion Indians have a unique digital identity. We are on our way to connect 600,000 villages with broadband. We have built the world's most efficient payment infrastructure, the UPI. Over 800 million Indians use internet. 750 million are on smartphones. We are one of the largest consumer of data per capita and have one of the cheapest data in the world. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि डिजिटल दौर में हमारे चारों जानिब सब कुछ बदल रहा है। भारत में सनती तरक्की में काफ़ी सरमायाकारी की जा रही है। There is a large effort to prepare India for the future. We are investing in developing indigenous capabilities in telecom technology such as 5G and 6G. India is one of the leading nations in artificial intelligence and machine learning, especially in human-centered and ethical use of artificial intelligence. We are developing strong capabilities in cloud platforms and cloud computing. This is key to resilience and digital sovereignty. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज लेह में 1962 की जंग में शहीद हुए 114 भारतीय जवानों को रिजांग ला में खराज अकीदत पेश किया और उन्हें नया युद्ध स्मारक वक्फ किया। उन्होंने कहा कि रिजांग ला की जंग दुनिया की सबसे बड़ी और चैलेंजिंग जंगी जद्दोजहद में से एक मानी जाती है। ये तारीखी जंग 18,000 फीट की ऊंचाई पर मुश्किल हालात में लड़ी गई, जिसका तस्वुर करना भी आज मुश्किल है। वज़ीर दिफा ने कहा कि भारत का किरदार रहा है कि उसने किसी भी दूसरे मुल्क की ज़मीन पर कब्जा करने की नीयत नहीं रखी है। कानपुर में वाक़ चंद्रशेखर आज़ाद ज़रई व तकनीकी यूनिवर्सिटी में 18 से 21 नवंबर तक चलने वाले 9वें बागबानी इजलास का रियासत के गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने वर्चुअल इफ्तिताह किया। प्रोग्राम के दौरान बागबानी के हल्के में आला काम करने वाले मुख्तलिफ साइंसदानों, साबिक असातिज़ा, तहक़ीक़ करने वालों और नौजवान साइंसदानों को इनामात देकर नवाजा। आला तालीम व साइंसी तकनीक की वज़ीर मुमलिकत नीलिमा कटियार ने कहा कि इस 4 रोज़ा प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ साइंसदानों और तहक़ीक़ करने वालों के मशवरे आने वाले वक्त में बागबानी और हॉर्टिकल्चर की तरक्की के लिए रोड मैप तैयार करेंगे। इंडियन एकेडमी ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंसेज का नवा एक ये कांग्रेस है और बड़ा सुअवसर है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय हमारा कानपुर का है, ये यहाँ पर ये हो रही है कांग्रेस। और निश्चित रूप से जो किसानों की आय दोगुनी करने का सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, उसमें हार्टिकल्चर का एक आधारभूत योगदान है
और इस कांग्रेस के माध्यम से उस आधारभूत योगदान को निश्चित रूप से एक सार्थकता मिलेगी। ये 4 दिवसीय कांग्रेस है, निश्चित रूप से इसमें जो विमर्श वैज्ञानिकों के आएंगे, अनुसंधानकर्ताओं के आएंगे और निश्चित रूप से वो मैप तैयार होगा कि कैसे आगे आने वाले समय में जो हमारी बागवानी है, हार्टिकल्चर है, वो और कैसे प्रोग्रेस करेगा। आज 9th इंडियन हार्टिकल्चर कांग्रेस जो कि आज से शुरू हो रहा है नवंबर से 2021 तक, 21 नवंबर तक चलेगा। ये 4 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें देश से उद्यानविद, जितने भी उद्यान वैज्ञानिक हैं, फिजिकली भी आए हैं और बहुत सारे लोग ऑनलाइन जुड़ा हुआ है। इस 4 दिन में उद्यान विज्ञान के बारे में भिन्न भिन्न विषयों पर चर्चा होगी। कुल 11 सेशन आइडेंटिफाई किए गए हैं। उन सेशन से जो भी फाइंडिंग आएगी, उस फाइंडिंग को हम अपने प्रदेश सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी सौंपेंगे। तो निश्चित रूप से इस कांग्रेस से हमारे प्रदेश सरकार के जितने भी किसान हैं वो लाभान्वित होने वाले हैं। मरकजी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने शिमला में प्रिजाइडिंग अफसरान के 82वें इजलास की अख्तामी तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर इजलास को मरकजी वजीर ने खिताब भी किया। ये अत्यंत हर्ष की बात है कि जहां हम सब इस गरिमामयी सदन में उपस्थित हुए हैं, जहां भारत की संसदीय प्रणाली का शुभारंभ हुआ था, भारत के इतिहास में लगभग 100 वर्ष पहले हिमाचल के ही इस पावन स्थल पर संसदीय परंपरा की नींव रखी गई थी। संसद और राज्य विधानमंडल जनता की शिकायतों को मुखर करने और कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सबसे उपयुक्त मंच है और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को इस मंच के द्वारा जिम्मेदारी सौंपी जाती है ताकि वो जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतर सके और उनको पूरा कर सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश के महोबा और झांसी अजला का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आबी बहरान को दूर करने की एक अहम पहल के तहत महोबा में कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। इन प्रोजेक्टों की कुल लागत 3,250 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है और उनके मुकम्मल हो जाने से महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर अजला में तकरीबन 65,000 हेक्टेयर ज़मीन की आबपाशी में मदद मिलेगी, जिससे इलाके के लाखों किसान मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म झांसी के गौराठा में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का संग बुनियाद रखेंगे। इसकी तामीर 3,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की लागत से की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म झांसी में अटल एकता पार्क का भी इफ्तिताह करेंगे। खबरों में लेते हैं एक वक्फा। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बुंदेलखंड के झांसी में सेरोजा राष्ट्रीय रक्षा समर्पण प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम की अख्तितामी तकरीब में कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। आइए सुनते हैं ज़िला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार को, जो इनेकाद के बारे में पूरी मालूमात फराहम करा रहे हैं। महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस पर, जो कि 19 नवंबर को पड़ता है, इस अवसर पर 3 दिन का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो कि 17 से 19 नवंबर तक किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का कल शुरुआत माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया मुक्तकाशी मंच पर। इस अवसर पर जो संग्रहालय है, राजकीय संग्रहालय है, उसमें इनके जीवन से जुड़ी जितनी ही प्रतिमाएं हैं, जितने भी स्टैच्यू हैं और कुछ उपकरण हैं, वो 3 दिन की प्रदर्शनी रखी गई है। यहाँ की आम जनता के लिए 75 सेल्फी पॉइंट रखी गई है, जिसमें कि महारानी लक्ष्मीबाई से संबंधित फोटोग्राफ लगे हैं। और जो डिफेंस है, डिफेंस फोर्सेज द्वारा डिफरेंट इक्विपमेंट, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के इक्विपमेंट डिस्प्ले पर हैं, जो कि आम लोगों से के लिए खुले हुए हैं।
आज देखिए, आज 18 है, आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके द्वारा रन फॉर रानी, वीरांगना रैली, शाम में दीपांजलि आदि कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और कल इस कार्यक्रम का जो मेन डे है 19 नवंबर, उस पे इस बुंदेलखंड की धरती पे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा। कि इस प्रोग्राम में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बेसिकली प्रोग्राम है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ये ज्वाइंट वेंचर है। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, DRDO, BSF ये सब इन्वॉल्व में हैं और उनके कई सारे प्रोग्राम हैं। जैसे कल लक्ष्मी व्यायामशाला में एक से एक एडवेंचर स्पोर्ट्स, चाहे हॉर्स शो हो, डॉग शो हो, पैरा मोटर डिस्प्ले हो, इस तरह की कई सारी इवेंट हैं। जो हाथी मैदान है वहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट डिस्प्ले पे हैं, अन्य कई सारे प्रोग्राम हैं। वज़ीर-ए-आज़म कल झांसी में अटल एकता पार्क का भी इफ्तिताह करेंगे। अटल एकता पार्क ये झांसी नगर के मध्य में है, झांसी नगर के हृदय में है। तो मेन अट्रैक्शन है, एक तो अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमा लगाई गई है और ये प्रतिमा राम सुतार जी जो विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार है, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी डिजाइन किया था, उनसे ही बनवाई गई है। ये कल इसका लोकार्पण हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, और अब ये खुल जाएगा तो निश्चित रूप से झांसी शहर के लिए बहुत बड़ी देन है। बहुत अच्छा पार्क हम लोगों ने डेवलप किया है और लोग इसे लाइक कर रहे हैं। 2022 में होने वाले रियासती असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए सखाफ़त अर्जुन राम मेघवाल आज आगरा पहुँचे। उन्होंने पार्टी कारकुनों के साथ रियासत में होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में गौर ख़ौज़ किया। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सोच बिल्कुल वाज़ेह है। तरक्की और अच्छे इंतज़ामिया को लेकर बीजेपी इंतखाबात लड़ेगी। मरकज़ी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों को वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ज़मीन पर उतारा है, जिससे रियासत के लोगों को फ़ायदा भी पहुँचा है। हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच एकदम स्पष्ट है। डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, ये हमारे दो ही मुद्दे होंगे। इन मुद्दों से कुछ मुद्दे निकलेंगे, जैसे कानून व्यवस्था सुधरी तो गुड गवर्नेंस आई। बाई प्रोडक्ट, जैसे कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो कुशासन हो जाता है, और कानून व्यवस्था सुधरती है तो गुड गवर्नेंस हो जाता है। तो ये जो मोदी जी की योजनाओं को तेजी से योगी जी ने उत्तर प्रदेश में धरातल पे उतारा है और उसका प्रभाव नजर आ रहा है। ये विकास और गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, विकास और सुशासन, यही हमारे चुनाव के मुद्दे रहेंगे। हापुड़ में काबीनी वजीर सुरेश राणा ने तिजारती इजलास में हिस्सा लिया और ताजिरों की इज्जत अफजाई की। इजलास में मरकजी और रियासती हुकूमत के जरिए चलाई जा रही स्कीमों के बारे में ताजिरों को वाकिफ कराया गया। उन्होंने अवाम से हुकूमत के जरिए चलाई जा रही स्कीमों के बारे में मालूमात हासिल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब ताजिर खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत हमेशा कारोबारियों के साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर व साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव के जरिए गाजीपुर ज़िले में शुरू की गई चौथे मरहले की समाजवादी विजय रथ यात्रा का देर शाम आजमगढ़ की मुबारकपुर रियासती असेंबली की सरहद में पहुंची। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के जरिए पहुंचे अपने लीडर के इस्तकबाल के लिए इंतज़ार कर रहे लोगों ने उनका खैर मकदम किया। देही इलाकों की खेल सलाहियतों को निखार कर उन्हें बैनुल-अक़वामी सतह तक पहुंचाना और नौजवानों में खेलों के तय दिलचस्पी पैदा करने के मकसद से सांसद खेल मुकाबला शुरू किया गया है। इस सिलसिले में आज सीतापुर के रुकन पार्लियामेंट राजेश वर्मा ने महमूदाबाद के सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में मुनक़िद खेल मुकाबले का इफ्तिताह किया। मुकाबले में कामयाब खिलाड़ियों को राजेश वर्मा ने मेडल और सर्टिफिकेट देकर नवाजा। खेल स्पर्धा का जो आयोजन हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रधानमंत्री जी की सोच है, उनकी परिकल्पना है कि ग्रामीण स्तर से इन खेलों को संसदीय क्षेत्र स्तर पर इनको प्रचारित प्रसारित किया जाए, इनका आयोजन किया जाए और इस आयोजन के माध्यम से ग्रामीण अंचल में जो प्रतियोगी हैं उनकी प्रतिस्पर्धा को देख करके हम लोग ब्लॉक लेवल पर, ब्लॉक लेवल से जिला लेवल पर
जिला स्तर से लेकर के हम लोग स्टेट और स्टेट से लेकर इंडिया लेवल तक उन प्रतिभाओं को हम लोग आगे ले जा सके। अभी परसों से हमने स्टार्ट किया है, खैराबाद में किया, कल हमने बिस्वा में किया, आज महमूदाबाद पहला, क्योंकि यहाँ पर तो दूसरा स्टेडियम नहीं था, हम लोगों ने 2 ब्लॉक को एक साथ मर्ज किया है, ये कार्यक्रम किया है। सांसद खेल स्पर्धा में प्रधानमंत्री के द्वारा ये आयोजित किया गया, आज महमूदाबाद में भी आयोजित किया गया, जिसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हर इवेंट में पार्टिसिपेट किया और हमने सारे इवेंट में पार्टिसिपेट किया और हमें 3 गोल्ड मेडल। स्पर्धा का आयोजन किया गया स्टेडियम में, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया और हमको माननीय सांसद जी के द्वारा कबड्डी में प्रथम और इसमें गोला फेंक में मेडल दिया गया और ये सर्टिफिकेट भी मिला। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। उन्नाव में जीका वायरस का एक मुतासिर मरीज मिलने से महकमा सेहत और जिला इंतजामिया अलर्ट हो गया है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर विवेक गुप्ता ने एक मुतासिर मरीज के घर और मोहल्ले का सर्वे करते हुए बताया कि उन्नाव में रहने वाला मुतासिर मरीज कानपुर की एक फैक्ट्री में काम करता है, जो वहीं से इन्फेक्टेड हुआ। जिला महकमा सेहत की टीम ने मरीज के मोहल्ले के 400 मीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के घरों का भी सर्वे किया। उन्होंने कहा कि आसपास की नालियों और सड़कों पर वायरस से बचाव के लिए छिड़काव किया जा रहा है। अभी तक गंगा घाट में एक केस मिला है, जो कि 16 तारीख को जीका वायरस में पॉजिटिव आया था, और ये बंदा कानपुर में जो है वो फैक्ट्री में काम करता है और वहीं से टेंडरी में काम करता है और वहीं से ये पॉजिटिव आया। वहीं पर इसका 13 तारीख को सैंपल लिया गया था। ये बंदा राजेश जो है वो यहाँ पर उन्नाव में रहता है, केवल रात में 10 बजे आता है और सुबह ही 7-8 बजे निकल जाता है। तो बेसिकली ये इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ जो इन्फेक्शन है वो कानपुर से ही है। ये लाल बंगले फैक्ट्री में काम करता है। हम लोगों के स्वास्थ्य विभाग में जहाँ पे ये रहता है उसके चारों ओर करीब 400 मीटर का हमने एक आइसोलेशन कंपार्टमेंट बनाया है, जिसमें कि हम पूरी एक्टिविटी, जितनी भी प्रिवेंटिव एक्टिविटीज हैं, लार्विसाइडल का छिड़काव, इंडोर स्प्रे और इसके साथ में फॉगिंग, पूरे पब्लिक को समझाना, ये सारी एक्टिविटीज हम आज करा रहे हैं। पार्लियामेंट का सरमाया इजलास 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। सरमाया इजलास 29 नवंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलेगा। आइंदा सेशन जब से मुजावजा हैं। बजट इजलास से कबल पार्लियामेंट सरमाया इजलास कानूनी कामकाज के लिहाज से काफ़ी अहम हो सकता है। वहीं हिज़्ब इख्तिलाफ मुख्तलिफ अहम मुद्दों पर ऐवान के दौरान बहस का मुतालबा कर सकती है। गैर तलब है कि पार्लियामेंट का सरमाया इजलास ऐसे वक्त में होने जा रहा है जब 5 रियासतों में होने वाले रियासती असम्बली इंतखाबात भी अब ज़्यादा दूर नहीं हैं। हुकूमत की कोशिश होगी कि सेशन के दौरान जो बिल मानसून इजलास में पेश नहीं हो पाए थे, इन बिलों को सरमाया इजलास के दौरान ऐवान के सामने रखा जाए। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश के जरिए दूर दराज 2 रोज़ा PIB डेलीगेट दौरे का इनेकाद किया गया। FCI के जनरल मैनेजर रजत शर्मा ने बताया कि प्रोग्राम में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए गेहूं धान खरीद, FCI डिपो और CWC डिपो समेत हुसूलियाबियों के बारे में मालूमात फराहम कराई गई। PIB डेलीगेट को बताया गया कि कैसे उत्तर प्रदेश हुकूमत और फूड कॉरपोरेशन मिलकर भारत सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए किसानों और सार्फिन को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। तो भारतीय खाद्य निगम उत्तर प्रदेश क्षेत्र PIB डेलीगेट्स की विजिट ऑर्गेनाइज करा रहा है 17-18 नवंबर को। इस विजिट के अंदर PIB डेलीगेट्स को भारतीय खाद्य निगम की जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी और फिर PDS शॉप,
और FCI के डिपो, CWC के डिपो और धान खरीद केंद्र पे उनकी विजिट कराई जाएगी, जिससे कि PIB डेलीगेट से जान सकें कि भारतीय खाद्य निगम और स्टेट गवर्नमेंट मिल के किस तरीके से किसानों का और कंज्यूमर्स का बेनिफिट दे रहे हैं भारत सरकार की वेरियस स्कीम्स का। स्कीम जो है DBT के थ्रू हो रही है, 1 नेशन 1 MSP 1 DBT। जितना भी ये पेमेंट हो रहा है किसानों को सीधा उनके खाते में जाता है और उनका जितना भी धान या गेहूं होता है उसकी खरीदी FCI कर लेता है, उनको MSP पे पेमेंट होता है। ये है कि हम लोग स्टार्टअप्स को प्रमोट करेंगे तो उसमें 10% रिबेट का भी, जो हमारा अप्रूव टैरिफ है उसमें 10% रिबेट का प्रोविज़न रखा गया है। पहले हम लोग किसानों को 30% रिबेट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को 10% रिबेट देते थे, तो उसके साथ साथ ये स्टार्टअप्स को भी 10% रिबेट देने का फैसला किया। इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे जो भी हमारे पास ई-कॉमर्स कंपनीज़ हैं ये डायरेक्ट उनसे ले पाएंगी, जो उनको मतलब जो कई जगह पे ऐसा होता था कि वो पहुँच नहीं पाता था मंडियों में, लेकिन यहाँ पे जो ई-कॉमर्स कंपनियों आने से ये उनसे डायरेक्ट भी प्रोक्योर कर सकते हैं। ये राशन कार्ड हमारा बना है, इस राशन कार्ड की वजह से हमको महीने में 2 बार लगातार राशन मिल रहा है, जिससे काफ़ी सहूलियतें हैं। और राशन कार्ड बनने की वजह से और भी बहुत सारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ भी हम लोगों को मिलता है। मुझे कोरोना काल में भी मदद मिली और फ्री में 2 मरतबा राशन भी मिला है, और राशन कार्ड बन जाने की वजह से और भी जो सुख सुविधाएँ गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं और जो आएंगी वो भी हमको प्राप्त होंगी। और जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हमें लगा और राशन से हमें बड़ी राहत मिली। ट्रैफिक तहफ़्फ़ुज़ के तई बेदारी बढ़ाने के लिए रियासत में ट्रैफिक माह का इनेकाद किया जा रहा है। इसके तहत लोगों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने और ख़ुद को महफूज रखने के बारे में बताया जा रहा है। स्कूल के तलबा और तालबात के साथ ट्रैफिक पुलिस मिलकर लोगों को बेदार कर रही है। ये लोग हाथों में पोस्टर पंफलेट लेकर लोगों से ट्रैफिक कानून पर अमल करने की अपील कर रहे हैं। कार ड्राइवर करते वक्त सीट बेल्ट और मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल आपकी जान बचा सकता है। इसके लिए सभी लोगों को बेदार किया जा रहा है। यहाँ पे क्या कहते हैं, जितने भी लोग ट्रैफिक रूल्स पालन नहीं कर रहे हैं उन लोगों को हम प्रिकॉशन बता रहे हैं कि आपको हेलमेट लगाना चाहिए, ट्रिपलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों इनकी सुरक्षा के बारे में इन्हें बता रहे हैं कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी एक तो जान जाएगी, ऊपर से आपका चालान भी कटेगा। तो यहाँ पे हम गोकुलदास हिंदू गर्ल्स डिग्री कॉलेज से सारी लड़कियाँ जितनी भी थी हर एक पॉइंट पे खड़ी हो गई हैं और ट्रैफिक पुलिस मेंस के साथ यहाँ पे खड़े होके एक तो ट्रैफिक रूल्स सीख रही हैं और दूसरा सबको क्या कहते हैं अवेयर कर रही हैं कि आपको हेलमेट पहनना है, ट्रिपलिंग नहीं करनी है और स्पीड के जितनी स्पीड से चला सकते हैं उतनी उससे चलाइए, आराम से चलाइए, ज़्यादा तेज़ ना चलाइए। ये गोकुलदास कन्या डिग्री कॉलेज के बच्चों के द्वारा आज यातायात जागरूकता का कार्यक्रम किया जा रहा है। लोगों को ऐसे व्यक्तियों को जो यातायात के नियमों का पालन नहीं करते उनको जागरूक किया जा रहा है कि यातायात नियमों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाएं, लोग उसके नियमों का पालन करें। इसी कड़ी में ये प्रयास किया जा रहा है। अधिक से अधिक लोगों को यातायात के नियमों के प्रति प्रेरित किया जा रहा है, उसका पालन करें जिससे दुर्घटना में कमी लाई जा सके। अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म ने निर्बाध क्रेडिट परवाह और इक़्तिसादी तरक्की तक़रीब के इख्तितामी इजलास को किया खिताब। कहा गुज़िश्ता 6-7 वर्षों में बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म से आज मुल्क का बैंकिंग सेक्टर नहायत मजबूत हालत में। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सिडनी बातचीत में ख़ास तकरीर की। कहा यह बातचीत बहरुल काहिल और उभरती डिजिटल दुनिया में भारत के मरकज़ी किरदार को तस्लीम करती है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज लेह में 1962 की जंग में शहीद हुए 114 भारतीय जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा भारत ने किसी भी दूसरे मुल्क की ज़मीन पर कब्जा करने की नीयत कभी नहीं रखी। मरकज़ी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने शिमला में 82वें कुल हिंद प्रिजाइडिंग अफसरान के इजलास को किया खिताब। कहा नई नस्ल को पार्लिमानी काम से जोड़ना है ज़रूरी। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को महोबा और झांसी जिलों के करेंगे दौरा। वज़ीर आज़म आबी बहरान को दूर करने की अहम पहल के तहत महोबा में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह।